हेलो सो दोस्तों, आज हम साथ डिस्कस करेंगे सोशोलॉजी की हमारी अगली क्लास है। इसमें हम आज पढ़ने जा रहे हैं। हम पढ़ेंगे आज इसमें सोशोलॉजिकल थ्योरीज। इसमें ऑगस्ट कॉम्ट, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, इमाइल दुर्खेम, ये हम पढ़ेंगे। इसी के साथ आपके सिलेबस में एक और भी दिया है आगे, जैसे जैसे यहाँ पर आप आएंगे तो आपको यहाँ पर भी मिलेगा कार्ल मार्क्स वगैरह, अप्रोचेस ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। ये मैंने बोला था कि इसको पढ़ेंगे हम, तो इसी में हम कवर कर लेंगे। इसमें भी कार्ल मार्क्स है, मैक्स वेबर है, टॉलकॉट, पर्सन है, ठीक है, और किंग्सले डेविस और बिलवर्ट ई मोरे, ये हम कवर कर लेंगे। तो अलग अलग से नहीं पढ़ेंगे इनको, इनको दोनों को कवर कर लेंगे। दोनों टॉपिक यहीं पे कवर हो जाएंगे आपके, ठीक है। ये हमारा आज का सेशन रहेगा। इसमें ये होगा अगस्त कॉम्ट से शुरू करेंगे हम। इसी के साथ हमने आपके साथ एक कुछ सीरीज चलाई है, जैसे कि आपको पता ही है हमने कुछ सीरीज चलाई है। HPG की हमारी सीरीज है 10,000 MCQ की। इसमें 200 पेपरों का टारगेट था, कवर कर लिया है दोस्तों। नए पेपर भी ऐड किए जाएंगे। हिस्ट्री की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों की सीरीज है, ठीक है। इसी के साथ पॉलिटी की है, इकोनॉमिक्स की, ज्योग्राफी की है, साइंस की है, हिंदी व्याकरण की है, इंग्लिश ग्रामर की है, चाइल्ड डेवलपमेंट, ये हमारा बीएड वाला कोर्स है। इसमें हमने 8 टॉपिक या 9 टॉपिक कवर कर लिए हैं। 15 टॉपिक का टारगेट है। इसी के साथ हमारी मिक्स्ड सीरीज है, जिसमें हम पेपर कवर करते हैं इसमें, ठीक है। 40 पेपरों का टारगेट है दोस्तों। इसी के साथ हमारी सोशोलॉजी की सीरीज है, जो हमारी कंटिन्यू चली हुई है, और आज मतलब 1-2 दिन के अंदर ये सीरीज खत्म हो जाएगी। इसमें हम पूरे 15 टॉपिक कवर कर लेंगे, ठीक है। 12 टॉपिक मैंने कवर कर लिए हैं, 3 टॉपिक और बचते हैं। आज हम एक टॉपिक और कवर कर लेंगे, मतलब आज 2 हो जाएंगे। अगर देखा जाए सिलेबस के अकॉर्डिंग तो 2 हो जाएंगे। कार्ल मार्क्स वगैरह 2 जगह दिए गए हैं, तो 2 टॉपिक हो जाएंगे। इसके अकॉर्डिंग तो आपके 14 टॉपिक आज हो जाएंगे, बट 2-3 टॉपिक और बचते हैं, उनको भी कवर करवाऊंगा मैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज के सेशन को। सबसे पहले बात करेंगे हम अगस्त कॉन्ट की। जन्म कब हुआ इनका, ये आपको पता होना चाहिए। पूरा नाम क्या था ये भी पूछ लिया जाता है कई बार। तो नाम इनका था रेसिडोर अगस्त मैरी फ्रेंकोइज जेवियर कॉन्ट। इतना बड़ा नाम इनका था, तो ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इनका जन्म कहाँ हुआ, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इनका जन्म 19 जनवरी 1798 ईस्वी में फ्रांस के मॉन्टपेलियर नामक स्थान पर हुआ, और 1825 ईस्वी में कॉन्ट का विवाह कारो कारोलिन मैसीन नामक स्त्री से हुआ, और 1842 ईस्वी में विवाह विच्छेद हो गया, अर्थात वैवाहिक जीवन असफल रहा, ठीक है। ये भी आपने ध्यान में रखना है। अपने गुरु और मित्र सेंट साइमन के साथ मिलकर कार्य शुरू किया, तथा 1822 ईस्वी में इन्होंने प्लान ऑफ द साइंटिफिक ऑपरेशन नेसेसरी फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी नामक पुस्तक की रचना की। इस पुस्तक में ही उन सभी विषयों का उल्लेख था जिनका वर्णन कॉन्ट ने आगे किया। तो ये पुस्तक काफी महत्वपूर्ण है, ये आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, पीडीएफ का जो लेक्चर का पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, और कोई भी डाउट है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, वहां पर आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हम आगे कॉन्ट द्वारा सामाजिक समस्याओं के अध्ययन के लिए एक नए पृथक विज्ञान सामाजिक भौतिकी सोशल फिजिक्स का उल्लेख किया गया। इस विषय के मूर्त स्वरूप प्राप्त करने के पहले ही बेल्जियम के वैज्ञानिक एल्फ्रेड क्वेटलेट द्वारा चुना गया था, मतलब ये चुरा लिया गया था, निबंध एक एक निबंध प्रकाशित हुआ जिसका शीर्षक था एन इज ऐसे इज सोशल फिजिक्स, अतः सोशल फिजिक्स क्वेटलेट के साथ पेटेंट हो गया, ठीक है। अतः कॉन्ट द्वारा 1838 ईस्वी में समाजशास्त्र सोशोलॉजी शब्द गढ़ा गया, जो लैटिन और ग्रीक दो भिन्न शब्दों से बना था। अतः मिल द्वारा भी इसे दो भिन्न भाषाओं की अवैध संतान कहा गया। कॉन्ट की पुस्तक है पॉजिटिव फिलॉसफी। ये 1830 से 42 तक, और 6 वॉल्यूम इसके। नेक्स्ट है, इस पुस्तक में इन्होंने प्रत्यक्षवाद, त्रिस्तरीय सिद्धांत, विज्ञानों का संस्तरण, सामाजिक स्थिति की तथा सामाजिक गति की तथा समाजशास्त्र का उल्लेख किया। तो ये आपने ध्यान में रखा है,
यहाँ से आपके 2-3 क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। पॉजिटिव पॉलिटी की बात करेंगे तो 1851 से 54 के बीच में आई। इस पुस्तक में मानवता के धर्म का वर्णन किया गया। इस पुस्तक द्वारा कांट की प्रतिष्ठा प्रभावित हुई, क्योंकि आपके ऊपर यह आरोप लगाया है, मतलब लेखक के ऊपर, कि आप क्लोटाइन डी वॉक्स से प्रभावित थे। मानवता के धर्म के द्वारा प्रत्यक्षवादी होने में संदेह व्यक्त किया जाने लगा। इसके बाद इनकी कैटेसिज्म ऑफ पॉजिटिविज्म 1852, इस पुस्तक में प्रजातंत्र का उल्लेख किया गया। तो प्रोनाउंसिएशन अपने अकॉर्डिंग आपने कर लेनी है, ठीक है। एजुकेशन एंड सोसाइटी मरणोपरांत, उसका रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी 1856 ईस्वी। इसके बाद इन्होंने दिमागी शुद्धता की बात की। कांट द्वारा दिमागी शुद्धता का सिद्धांत दिया गया, जिसके अनुसार भ्रमांक पुस्तकों, पत्रिकाओं और विचारों में अपने को बनाए रखना है। फ्रांसीसी और औद्योगिक क्रांति के पश्चात तत्कालीन विद्वानों द्वारा समाज की भ्रमांक व्याख्या की जा रही थी, जिससे कांट द्वारा दिमाग को शुद्ध रखने के लिए उसने अलग रहने का सुझाव दिया। गांधी जी के 3 बंदरों की अवधारणा भी दिमागी शुद्धता को ही स्पष्ट करती है। 3 स्तरीय सिद्धांत क्या क्या था तो देख लेते हैं। 3 स्टेजेस थ्योरी, मानव का बौद्धिक विकास अर्थात मानव प्रगति, जो ज्ञान के विकास पर आधारित है, जिसे प्रगति का नियम लॉ ऑफ प्रोग्रेस भी कहा जाता है। इस नियम के अनुसार यह माना जाता है कि हमारे प्रत्येक अग्रणी विचार, हमारे ज्ञान की प्रत्येक शाखा, हमारा समस्त मानवीय बौद्धिक विकास 3 विभिन्न सैद्धांतिक स्तरों के क्रमिक रूप से गुजरता है। प्रत्येक स्तर के साथ एक विशिष्ट प्रकार का सामाजिक संगठन और राजनीतिक प्रभुत्व जुड़ा होता है। ये 3 स्तर निम्नलिखित है। कौन कौन से हैं इनके बारे में देख लेते हैं एक एक करके। धार्मिक स्तर या काल्पनिक स्तर की बात करेंगे तो इस स्तर पर प्रत्येक घटना की व्याख्या अलौकिक और दैविक आधार पर की जाती है और इसी आधार पर उसे समझने का प्रयास किया जाता है। यह स्तर 3 उप स्वरों में बंटा हुआ है: जीवित सत्तावाद, बहुदेववाद, एक देववाद। एक स्तर में शासन प्रणाली, निरंकुश तंत्र या राजतंत्र था। इस स्तर पर परिवार सामाजिक इकाई का आदि रूप था। राजनीतिक सत्ता पुजारियों, धार्मिक कर्मकांडों संपन्न कराने वाले और सैनिकों के हाथ में हुआ करती थी। तात्विक या पूर्ण स्तर की बात करेंगे। इस स्तर पर व्याख्या और बोध के स्रोत अमूर्त शक्तियों का माना जाता था। इस काल में सामाजिक इकाई के रूप में राजनीतिक प्रभुत्व चर्च अधिकारियों और विधि विशेषज्ञों के पास चला गया। इस स्तर में समाज में धन का महत्व बढ़ने लगा और कुबेर तंत्र तथा धनी तंत्र आ गया। प्रत्यक्षवादी स्तर की बात करेंगे। इसे वैज्ञानिक स्तर भी कहते हैं। इसमें कभी घटना को वैज्ञानिक ढंग या अवलोकन, परीक्षण, मूल्यांकन, वर्गीकरण से देखा जाने लगा और कार्य कारण संबंध को खोजा जाने लगा। इससे समाज में प्रजातंत्र आ गया। कांट का कहना है कि उपरोक्त तीनों अवस्थाएं साथ साथ में भी हो सकती है और इनके क्रम में परिवर्तन भी हो सकता है। अब बात आती है इनका प्रत्यक्षवाद, पॉजिटिविज्म की बात करेंगे। पॉजिटिविज्म की बात करेंगे। कांट की प्रत्यक्षवाद का जनक कहा जाता है। समाजशास्त्र को विज्ञान बनाने का कांट का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। क्या प्रयास है इनका? तो किसी भी घटना या समस्या का वैज्ञानिक पद्धति, मतलब कि अवलोकन, परीक्षण, मूल्यांकन, वर्गीकरण, निष्कर्ष आदि द्वारा किया गया अध्ययन, अगर समाजशास्त्र को विज्ञान बनाना है तो किसी भी घटना के प्रत्यक्ष अवलोकन पर बल देना आवश्यक है। प्रत्यक्षवाद एक पद्धति है जिससे किसी घटना की सार्वभौमिक व्याख्या की जा सकती है। विज्ञान का संस्तरण, इस अवधारणा पर सेंट साइमन का प्रभाव था। कांट का मानना था कि विज्ञानों का विकास एक साथ न होकर क्रम में हुआ है। यह 2 नियमों पर आधारित है:
बढ़ती हुई निर्भरता का क्रम तथा घटती हुई समानता और बढ़ती हुई जटिलता। इन नियमों के आधार पर विज्ञानों का संस्करण इस प्रकार है: गणित शास्त्र, खगोल शास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीवन शास्त्र, जीव शास्त्र, समाज शास्त्र और नीति शास्त्र। कांट द्वारा प्रारंभ में 6 विषयों का उल्लेख पॉजिटिव फिलॉसफी में किया गया, जिसमें प्रारंभिक में स्वतंत्र विषय गणित शास्त्र है, जबकि समाजशास्त्र सर्वाधिक पराश्रित विषय है, इसलिए समाजशास्त्र एक जटिल विज्ञान है। कौन समाजशास्त्र को विज्ञानों का विज्ञान तथा विज्ञानों की महारानी कहते हैं। समाजशास्त्र पर सर्वाधिक प्रभाव जीव विज्ञान का पड़ा है, क्योंकि जीव विज्ञान समाजशास्त्र का निकटतम संबंधित विषय है। अपनी अगली पुस्तक पॉजिटिव पॉलिटी में कांट द्वारा एक अन्य विज्ञान नीति शास्त्र का उल्लेख किया गया। सामाजिक स्थितिकी या सामाजिक गतिकी। समाजशास्त्र जीव विज्ञान से निकटतम रूप से प्रभावित है। जीव विज्ञान को अध्ययन की दृष्टि से 2 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले शरीर संरचना, एंटोनॉमी की कहते हैं, संरचना से संबंधित है। शरीर विज्ञान, ठीक है, फिजियोलॉजी प्रक्रिया से संबंधित है। शरीर संरचना अंगों की क्रमबद्धता को दर्शाता है और शरीर विज्ञान भी अंगों की क्रियाशीलता को दर्शाता है। ये दोनों अलग अलग न होकर परस्पर घनिष्ठ रूप से जुड़ते हैं। इसी प्रकार कांट समाजशास्त्र को भी 2 भागों में बांटते हैं: सामाजिकी स्थितिकी, सोशल स्टैटिक्स, या सामाजिक गतिकी। यह सामाजिक स्थिति की बात करेंगे, यह समाज की संरचना को प्रदर्शित करता है, अर्थात यह समाज के अंगों को क्रमबद्धता है। सामाजिकी गति की बात करेंगे, यह समाज के अंगों की क्रियाशीलता को प्रदर्शित करता है। इसे प्रक्रिया कहा जाता है। जिस प्रकार संरचना का अस्तित्व प्रक्रिया के बिना असंभव है, उसी प्रकार सामाजिक गति के बिना सामाजिक स्थिति का अस्तित्व संभव नहीं है। समाजशास्त्र सोशियोलॉजी की बात करेंगे। समाजशास्त्र कांट समाजशास्त्र को सामाजिक की घटनाओं का अध्ययन करने वाला एक अमूर्त विज्ञान मानते हैं। कांट के शब्दों में समाजशास्त्र सामाजिक घटनाओं का अमूर्त सैद्धांतिक विज्ञान है। कांट समाजशास्त्र की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है। सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोशल ऑर्डर एंड प्रोग्रेस। कांट का कहना है कि जब तक समाज में कोई व्यवस्था स्थापित नहीं होगी, तब तक उसकी प्रगति संभव नहीं है, अर्थात समाजशास्त्र इनके अध्ययन से संबंधित है। मानवता के धर्म। कांट द्वारा अपनी पुस्तक पॉजिटिव पॉलिटी में मानवता के धर्म का उल्लेख किया गया है। मानवता का तात्पर्य मानव द्वारा मानव की सहायता से है। कांट का कहना है कि इस धर्म का पुरोहित कोई धार्मिक व्यक्ति, पंडित, मुल्ला, मौलवी, पादरी न होकर समाज में भी किसी क्षेत्र से प्रतिष्ठा प्राप्त कर व्यक्ति होंगे, जिनका प्रभाव आगे लोगों पर अधिक होगा, अर्थात मानवता के धर्म का पुजारी, वैज्ञानिक, डॉक्टर, राजनेता आदि होंगे। कांट समाज को 3 भागों में विभाजित करते हैं: सैनिक, विधिक और औद्योगिक। मिलिट्री, लीगल और इंडस्ट्रियल। ऐसा कहा जाता है कि कांट के जीवन में कहीं समतल मैदान नहीं मिला। उनकी जीवन यात्रा पथरीली राहों से गुजरते हुए 5 सितंबर 1857 को समाप्त होगी। कांट का जीवन हमेशा अभाव में रहा। मित्रों के सहयोग से उनकी जीवन यात्रा पूरी हुई है। ठीक है, तो ये हमने कांट के बारे में पढ़ लिया। अगस्त कांट। हर्बर्ट स्पेंसर ये आपको नहीं दिए हैं सिलेबस में। दूसरा हमारे पास आएगा, दूसरा राइटर है आपके पास, कौन है दूसरा?
एक मिनट मेरे को चेक करने दो सिलेबस में। मैक्स वेबर, टॉलकॉट पर्सन और किंग्सले डेविस ये है, ठीक है। तो दूसरा देखते हैं। कार्ल मार्क्स हो गए दूसरे। एक मिनट चेक कर लेता हूँ। यहाँ से दुर्खिम शुरू हो जाता है ना, यहाँ से दुर्खिम की बात करेंगे। ऐसे पढ़ के बता देता हूँ मैं। दुर्खिम के बारे में कुछ मेरे से यहाँ से मिस्टेक हो गया एक पेज, तो दुर्खिम वो PDF में मेंशन कर दूंगा ना। एक मिनट वेट कीजिए। हर्बर्ट स्पेंसर, हाँ कार्ल मार्क्स है। इसके बाद है कार्ल मार्क्स, उनको देख लेते हैं। अगर एक दो राइटर बच जाता है ना तो उनको बाद में कवर कर लेंगे हम, जैसे छोटा सा सेशन लेके। कार्ल मार्क्स 9 पेज पे ये है। हाँ कार्ल मार्क्स, यहाँ से पढ़ते हैं। ठीक है। कार्ल हाइनरिच मार्क्स इनका पूरा नाम है। 1818 से 1883 तक इनका जन्म रहा। इतिहास में कुछ ऐसे व्यक्तित्व होते हैं जो समय की धारा को अपने अनुसार बदल देते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति को इतिहास में युग पुरुष कहा जाता है। कार्ल हाइनरी हाइनरिच मार्क्स वैसे ही एक व्यक्ति है जिन्होंने अपने विचारों की लेखनी से समाज में व्यवस्था परिवर्तन का प्रयास किया है। इसमें कामयाब भी रहे हैं। कार्ल मार्क्स की बात करेंगे। हाइनरिच और हेनरिता मार्क्स की दूसरी संतान है, जिनका जन्म 5 मई 1818 को जर्मनी में राइजलैंड प्रांत में टियर नामक स्थान पर एक यहूदी परिवार में हुआ। कार्ल मार्क्स पर शाब्दिक प्रभाव जर्मन दार्शनिक हेगल तथा फ्रांसीसी दार्शनिक पौलो का था। मार्क्स क्रांतिकारी साम्यवाद और समाजशास्त्र में विशेषतः ऐतिहासिक भौतिकवाद के जनक माने जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि मार्क्स कोई समाजशास्त्री नहीं थे, किंतु उनके विचारों का अध्ययन समाजशास्त्रों में प्रमुखता से किया जाता है तथा उनकी गिनती प्राथमिक समाजशास्त्र में होती है। मार्क्स ने अपने हेगलवाद, फ्रांस के जनवाद, समाजवाद और ब्रिटेन की राजनीतिक व्यवस्था संबंधी विचारों का समन्वय कर जिन अवधारणाओं और सिद्धांतों को जन्म दिया है, वे ही बाद में मार्क्सवाद के नाम से चर्चित हुए एवं प्रसिद्ध हुए। मार्क्स ऐसे विद्वान थे जिनके जीवन में कभी स्थायित्व प्राप्त नहीं हुआ और इस अस्थायित्व के पीछे स्वयं मार्क्स के विचार ही प्रमुख थे। 1841 में मार्क्स के पिता का देहांत हुआ, जिससे परिवार की स्थिति अत्यंत खराब होगी और उसी बीच 1844 में मार्क्स की मुलाकात एंजल्स से हुई और मार्क्स तथा एंजल्स की दोस्ती को इतिहास में अमर स्थान प्राप्त हुआ। एंजल्स एक जर्मन क्रांतिकारी तथा एक कपड़ा मिल मालिक का पुत्र था। वह मार्क्स की हर तरह से मदद करता था। मार्क्स अपने उग्र स्वभाव के लिए प्रसिद्ध था। यह कहा जाता है कि मार्क्स की पूंजीवादी समाज के प्रति
विरोध उसकी असफलता का परिणाम थी। मार्क्स अपने कमजोरी लेखनी के चलते क्लर्क जैसी मामूली परीक्षा से असफल हो गए थे। मतलब अपनी लेखनी पूर हैंडराइटिंग के चलते क्लर्क जैसी मामूली परीक्षा से असफल हो गई। कृति इनकी बात करेंगे, इनकी रचनाएं की बात करेंगे। कार्ल मार्क्स की पुस्तकें द हॉली फैमिली विद एंजल्स 1845 में। इसी पुस्तक में सर्वप्रथम सर्वहारा का उल्लेख किया गया। तो ये भी पूछा जा सकता है। द जर्मन आइडियोलॉजी विद एंजल 1857 में। इस पुस्तक में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, ऐतिहासिक भौतिकवाद का विस्तृत विवेचन किया गया। द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी 1847। इस पुस्तक में भी सर्वप्रथम द्वंद्वात्मक ऐतिहासिक भौतिकवाद के बुनियादी सूत्र पेश किए गए। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और मैनिफेस्टो ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी विद एंजल्स 1848 में। इसमें ही सर्वप्रथम सर्वहारा के क्रांतिकारी सिद्धांतों की एक संक्षिप्त और सरल व्याख्या दी गई। द क्लास कॉन्फ्लिक्ट इज इन फ्रांस 1848 से 50 में। इसमें मार्क्स ने सर्वहारा के अधिनायकत्व के प्रसिद्ध सूत्र का प्रयोग किया। इसमें पहली बार वर्ग संघर्ष की बात की गई। प्री कैपिटलिस्ट इकोनॉमी परफॉर्मेंस, कंट्रीब्यूशन ऑफ द सर्क्यूट ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, ये 1859 की है। द दास कैपिटल, ये 1857, 1885, 1894 में। इस ग्रंथ में सर्वहारा वर्ग के ऐतिहासिक कर्तव्यों के सिद्धांत, समाजवादी क्रांति और सर्वहारा के अधिनायकत्व की गहन दार्शनिक तथा अर्थशास्त्रीय ढंग से बताया गया है। दास कैपिटल को समाजवादियों की बाइबल माना जाता है। मार्क्स हेगल के इस विचार में सहमत नहीं है कि चेतना के द्वारा ही समाज में परिवर्तन होता है। मार्क्स का मानना है कि भौतिकी पदार्थ ही चेतना का निर्धारण करती है। समाज में परिवर्तन भौतिक द्वंद्वों का परिणाम है। मार्क्स के विचार में उत्पादन प्रणाली मेड ऑफ प्रोडक्शन परिवर्तन के केंद्र में है। उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन होने से सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन होता है। मार्क्स के अनुसार उत्पादन प्रणाली मेड ऑफ प्रोडक्शन निम्नलिखित तत्वों का मिश्रण है। कौन कौन से? उत्पादन प्रणाली मेड ऑफ प्रोडक्शन की बात करेंगे। उत्पादक शक्ति, उत्पादन संबंध, प्रोडक्टिविटी, पावर, प्रोडक्शन रिलेशन। उत्पादक शक्ति में उत्पादन के साधन आ जाते हैं, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, जैसे भूमि, पूंजी, श्रम, कच्चा माल, तकनीक आदि। मार्क्स इसे निर्जीव श्रम कहते हैं। उसके बाद उत्पादक में योग्यता, एलिजिबिलिटी, एबिलिटी। मार्क्स इसे सजीव श्रम कहते हैं। इसके बाद उत्पादन संबंध में संचित वर्ग और वंचित वर्ग आ जाता है। इसी प्रकार उत्पादक शक्ति इज इक्वल टू उत्पादन के साधन प्लस श्रम, कौशल और अनुभव। उत्पादक संबंध इज इक्वल टू जिनका उत्पादन के संबंधों पर नियंत्रण होता है प्लस जो उत्पादन के लिए श्रम बेचता है। मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी समाज में सर्वहारा एवं बुजुर्गवा का संबंध नकद संबंध है, कैश नर्सिस होगा। नगद संबंध अर्थात बुर्जुआ एवं सर्वहारा के बीच संबंध का संबंध होगा। उत्पादन का संबंध, जितना काम उतना पैसा, इसके अतिरिक्त कोई अन्य सामाजिक सांस्कृतिक संबंध नहीं होगा। इस पूंजीवादी समाज में से पूर्व के समाज में नहीं था। मतलब यह पूंजीवादी समाज के पूर्वज के समाजों में नहीं था। निष्कर्षतः मार्क्स का यह स्पष्ट विचार है कि समाज के सभी संबंधों में बाइनरी ऑपरेशन का संबंध होता है, जिसमें प्रत्येक दो संबंध एक दूसरे के पूरक न होकर एक दूसरे के परस्पर विरोधी होते हैं। इन विरोधों का परिणाम सामाजिक परिवर्तन के रूप में होता है। अर्थात संघर्षवाद के अनुसार सामाजिक परिवर्तन परस्पर निर्भरता पर आधारित संबंधों के संघर्ष का परिणाम है। समाज में हमेशा द्वंद्व होता है और उसके केंद्र में विचार या चेतना न होकर भौतिक पदार्थ है। मार्क्स के इस विचार को द्वंद्वात्मक भौतिकवाद कहते हैं। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद कहते हैं। मार्क्स के शब्दों में पदार्थ
निर्धारित करते हैं कि चेतना का स्वरूप क्या होगा और ना कि चेतना भौतिक तत्व। मार्क्स हेगल से प्रत्यक्षतः प्रभावित है, लेकिन हेगल के सिद्धांतों में संशोधन करते हुए कहते हैं कि हेगल सिर के बल खड़े थे, मैंने उन्हें पैरों के बल किया। मार्क्स के अनुसार विचार अस्तित्व का निर्धारण नहीं करते, बल्कि अस्तित्व चेतना या विचार के निर्धारण करते। स्वयं मस्तिष्क शरीर की उपज में, ना कि शरीर मस्तिष्क की, अर्थात वस्तुएं चेतना का निर्धारण करती है। मार्क्स हेगल के विचारात्मक द्वंद्ववाद की प्रतिक्रिया में ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। इसके अनुसार जब जब समाज की भौतिकी अवस्था में परिवर्तन होता है, तब तब इतिहास बदलता है। अपने यूरोपीय समाज का अध्ययन किया तथा पाया कि उद्विकासीय रूप में यूरोपीय समाज अब तक 4 चरणों में से गुजरा है। कौन कौन से हैं? आदिम समाज, दासत्व समाज, सामंतवादी समाज और पूंजीवादी समाज। आदिम समाज में खाद्य संग्रह और शिकारी होता था, वर विहीन समाज था। दासत्व प्राचीन समाज में क्या होता था? कृषि निरंतर स्तर पर होती थी, पशुपालन होता था, स्वामी होता था और दास होता था। सर्वप्रथम वर्ग का अस्तित्व होता था। सामंतवादी समाज में कृषि स्तर उच्च स्तर से होती थी, पशुपालन भी होता था और सामंत होते थे और कृषि दास होता था। इसके साथ पूंजीवाद में उद्योग होते थे, मशीनरी होती थी और बुर्जुआ और सरवारा, मतलब कि सरवारा वर्ग और बुर्जुआ वर्ग भी होते थे। बुर्जुआ शब्द फ्रांसीसी है। फ्रांस में मध्यम वर्ग के लिए बुर्जुआ शब्द का प्रयोग किया जाता है। मार्क्स संरचना के 2 भागों में विभाजित करते हैं संरचना को। अधोसंरचना, सब इंफ्रास्ट्रक्चर। मार्क्स अधोसंरचना के अंतर्गत अर्थव्यवस्था, उत्पादन प्रणाली, उत्पादन के साधन, उत्पादन शक्ति तथा उत्पादन संबंध अस्तित्व में भौतिक पदार्थ को सम्मिलित करती है। अधिसंरचना, सुपर स्ट्रक्चर की बात करेंगे। मार्क्स के अनुसार इसके अंतर्गत चेतना को सम्मिलित किया जाता है। चेतना के अंतर्गत मार्क्स धर्म, कानून, संस्कृति, शिक्षा, परिवार, विवाह, नातेदारी आदि को रखते हैं। सब स्ट्रक्चर में राजनीति, संस्कृति, सुपर स्ट्रक्चर और धर्म, परिवार रखते हैं। मार्क्स के अनुसार अधोसंरचना में परिवर्तन से ही अधिक संरचना में भी परिवर्तन होता है। अधोसंरचना का संचित वर्ग, स्वामी, भूस्वामी और बुर्जुआ का नियंत्रण होता है। अधिसंरचना पर भी उसी का नियंत्रण होता है। धर्म, संस्कृति, कानून आदि पूंजीपतियों के हित की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। मार्क्स का कहना है कि जिनका अधोसंरचना और अधिसंरचना पर नियंत्रण होता है, उन्हें सम्मिलित रूप से संचित वर्ग तथा जिनका नियंत्रण नहीं होता, उन्हें वंचित वर्ग कहते हैं। मार्क्स के अनुसार संचित एवं वंचित वर्ग के बीच का संबंध संघर्ष का होता है, न कि सहयोग का, क्योंकि संचित वर्ग को संचय वंचित की कीमत पर प्राप्त होता है। दोनों के हित विरोधाभासी होते हैं, दोनों में संघर्ष का संबंध होता है, परंतु पूंजीवादी समाज से पूर्व संघर्ष का संबंध होते हुए भी दोनों वर्गों में कभी संघर्ष नहीं हुआ, क्योंकि वंचित वर्गों में वर्ग चेतना का अभाव था। इसे मार्क्स ने श्रेणी या अपने आप में वर्ग कहा, क्लास इन इटसेल्फ, जिसका तात्पर्य हित समान होते हुए भी चेतना का अभाव है। परंतु पूंजीवादी समाज में वंचित वर्ग अपने हितों, अधिकारों आदि के प्रति सचेत होकर उसे प्राप्त करने के लिए सदैव तत्पर रहता है, जिसे मार्क्स अपने आप के लिए क्लास फॉर इट्स कहते हैं। पूंजीवादी समाज में सर्वहारा के बीच चेतना का स्तर समान होगा, क्योंकि उनकी वस्तुनिष्ठ वास्तविकता, आय का स्तर, कार्य की दशाएं, जीवन शैली, सामाजिक सांस्कृतिक समस्याएं आदि समान होगी। सर्वहारा की बात करेंगे, क्लास फॉर इटसेल्फ में परिवर्तित और संगठित होकर पूंजीवादी व्यवस्था को उखाड़ फेंकने के लिए प्रतिबद्ध हो जाएंगे। मार्क्स के शब्दों में सर्वहारा के पास सोने के लिए भेड़ियों के अतिरिक्त कुछ नहीं होगा तथा पाने का पूरा संसार होगा। मार्क्स का कहना है कि अब एक युग से दूसरे युग का परिवर्तन अल्पसंख्यकों द्वारा अल्पसंख्यकों को प्रतिस्थापित किया गया था, परंतु पूंजीवादी समाज का परिवर्तन कई अर्थों में अपने
पूर्व युगों के परिवर्तन में भिन्न होगा, क्योंकि पहली बार इतिहास में अल्पसंख्यकों मतलब पूंजीपतियों को बहुसंख्यक सर्वहारा प्रतिस्थापित करेंगे। यह संघर्ष हिंसक तथा क्रांतिकारी होगा। अन्य वर्ग जैसे पतित बुजुर्ग आदि वर्ग ध्रुवीकरण की स्थिति में सर्वहारा के साथ मिल जाएंगे। पूंजीवाद समाज के बाद समाजवादी तथा साम्यवाद समाज की स्थापना होगी और साम्यवादी समाज वर्ग विहीन समाज होगा, जिसमें राज्य, कानून, पुलिस प्रशासन, धर्म आदि का अस्तित्व नहीं होगा। उत्पादन के साधनों पर सबका समान नियंत्रण होगा तथा सबको उसकी क्षमता के अनुसार काम तथा आवश्यकता के अनुरूप सुविधा उपलब्ध होगी। सामाजिक परिवर्तन का चक्कर या आकार समाप्त हो जाएगा। इसके बाद कोई सामाजिक परिवर्तन नहीं होगा। मार्क्स परिवार, राज्य, धर्म को पूंजीपतियों का पोषक मानते हैं तथा इनका निर्णय इनकी रक्षा के लिए मानते हैं। साम्यवादी समाज में इनकी समाप्ति की बात करते हैं। मार्क्स धर्म को आवश्यक मानते हैं क्योंकि यह परिवर्तन विरोधी होता है। मार्क्स का कहना है कि पूंजीवादी समाज में धर्म आवश्यक है क्योंकि यह व्यक्ति को समस्याओं को सहन करने का झूठा अवशासन देता है। धर्म और कुछ न होकर एक शोषण का माध्यम है। मार्क्स के शब्दों में धर्म पीड़ित लोगों की राह एक बेदिल दुनिया की भावना है, आत्मविहीन स्थितियों की आत्मा है। यह जन साधारण की अफीम है। मार्क्स के उपयुक्त विश्लेषण को वर्ग संघर्ष सिद्धांत भी कहते हैं। निष्कर्षतः मार्क्स अरस्तु के सामाजिक प्राणी के स्थान पर मानव को वर्ग प्राणी मानते हैं। समाज वर्गों में बंटा हुआ है जिनके बीच संघर्ष होते हैं। अपने पुस्तक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का आरंभ ही इन पंक्तियों से करते हैं कि अभी तक के समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। वर्ग मुख्यतः दो है, संचित वर्ग जिसे स्वामी, सामंत, भूस्वामी, पूंजीपति, बुजुर्ग, वंचित, दास, कृषि, श्रमिक, मजदूर, सर्वहारा। समाज की प्रत्येक अवस्था में दो प्रमुख वर्ग हैं जिनका उत्पादन प्रणाली पर नियंत्रण होता है। उन्हें क्रमशः स्वामी, सामंत और बुजुर्ग कहते हैं। दूसरा वर्ग वह है जो उत्पादन प्रणाली पर नियंत्रण नहीं कर पाया, जिसे क्रमशः दास, कृषि, श्रमिक और सर्वहारा कहते हैं। चेतना स्वयं में वर्ग और स्वयं के लिए वर्ग। चेतना का आह्वान वर्ग चेतना का विकास। श्रेणी से इसे फासले कैटेगरी इसे फॉल्स कहते हैं का वर्ग विकास है। कॉन्शियस भी कहते हैं। संगठन का अभाव भी कहते हैं संगठित होता। वर्ग संघर्ष को निम्न सूत्र से स्पष्ट किया जाता है। वर्ग चेतना, क्लास कॉन्शियस, वर्ग ध्रुवीकरण, वर्ग एकता, वर्ग संघर्ष, सर्वहारा क्रांति हो गया, समाजवाद हो गया, साम्यवाद हो गया। स्वयं में वर्ग, क्लास इन इट्स का जब रूपांतरण स्वयं के रूप के लिए वर्ग में होता है तो इसे ही वर्ग चेतना कहा जाता है। दूसरे शब्दों में क्लास ऑफ इट्स इज इक्वल टू क्लास कॉन्शियस क्लास। यह भी जाने, मार्क्स ने चेतना संबंधी विचार मुक्त हर्थ से हीगल से ग्रहण किया, लेकिन दोनों के विचारों में थोड़ी भिन्नता है। हीगल का तर्क है कि आदमी में चेतना उसकी वैचारिकी के अनुसार आती है और मार्क्स ने इसे नकारा है। उनका कहना है कि आदमी की चेतना उसकी भौतिकी वस्तुओं यानी उत्पादन पद्धति और उत्पादन शक्ति के संबंध के अनुसार होती है। दोनों में अंतर यह है कि हीगेल चेतना का आधार वैचारिक को मानते हैं, जबकि मार्क्स चेतना का आधार उत्पादन पद्धति, उत्पादन प्रणाली, मेड ऑफ प्रोडक्शन के आधार पर मार्क्स 4 प्रकार के समाज का उल्लेख करते हैं। एशियाई समाज, प्राचीन समाज, सामंतवादी, पूंजीवादी। स्वामित्व के आधार पर मार्क्स 4 प्रकार के समाज का उल्लेख करते हैं। आदिम समाज, धार्मिक, प्राचीन समाज, सामंती समाज, पूंजीवादी समाज। निष्कर्षतः इसे इस रूप में क्रमबद्ध किया जाता है कि आदिम समाज, एशियाई समाज,
प्राचीन समाज, सामंतवादी समाज और बुनिवादी समाज है। मार्क्स एशियाई समाज की बात करेंगे तो एशियाई समाज में मार्क्स एशियाई समाज की निम्नलिखित विशेषताएं बताते हैं। एशिया में शहरों का विकास उत्पादन पद्धति नहीं बदल सकता। सामुदायिक स्वामित्व, व्यक्तित्व संपत्ति का अभाव, कृषि विकास कार्य राज्य के हाथ में, स्वावलंबी गांव, कृषि एवं दस्तकारी में गठबंधन। अलगाव की बात करेंगे। यह एक दार्शनिक अवधारणा है जिसका प्रयोग सर्वप्रथम रूसो द्वारा अपनी पुस्तक द थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट में किया गया है। इनके अनुसार समाज अपनी इच्छाओं को व्यक्ति पर आवश्यक से अधिक भाव आरोपित करता है, जिसके कारण व्यक्ति में अलगाव की भावना जन्म लेती है। समाज व्यक्ति की मूल आकांक्षा स्वतंत्रता की विरोधी होती है तथा शोषण व दमन करती है। फलस्वरूप व्यक्ति अपने से विमुख हो जाता है। अलगाव का शाब्दिक अर्थ स्वयं से अलग हो जाना। हीगल के अनुसार अलगाव ईश्वर से विभक्त है। मानव ईश्वर के इतर पदार्थों में मन लगाता है, उसका मस्तिष्क स्थिर नहीं होता और उसमें अलगाव की भावना आ जाती है। मनोवैज्ञानिक द्वारा तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी को अलगाव का कारण बना, जिससे व्यक्ति किसी भी बीच में मन नहीं लगा पाता। थॉमस हॉब्स के अनुसार राज्य द्वारा स्वयं को व्यक्तियों पर अत्यधिक आरोपित करने के कारण व्यक्ति में अलगाव की भावना आ जाती। मार्क्स उपरोक्त सभी चिंतनों की आलोचना करते हैं। वैसे तो अलगाव सभी समाज में पाए जाते हैं, लेकिन औद्योगिक समाज में अपने चरम रूप में है। मार्क्स के शब्दों में मनुष्य एक सृजनशील प्राणी है। वह अपने सृजनशीलता से संतुष्टि प्राप्त करता है। जिन वस्तुओं का यह निर्माण करता है उसे श्रम का वस्तुकरण कहते हैं। औद्योगिक समाज में सृजन का अर्थ मशीन करती है, जबकि श्रमिक के श्रम का अवस्तुकरण रह जाता है। मार्क्स अलगाव के 4 चरण मानते हैं। उत्पादन की प्रक्रिया, उत्पादन में शोषण के कारण, मालिक के प्रतिस्पर्धा के कारण, अपने आप से अलगाव के संबंध में विभिन्न विद्वानों के विचार। मैक्स वेयर के अनुसार अलगाव नौकरशाही व्यवस्था में आएगा। नियमों पर अधिक बल दिए जाने के कारण नौकरशाहियों में सृजनशीलता समाप्त हो जाएगी। फलस्वरूप अलगाव जन्म लेगा। DCW मिल्स के अनुसार आधुनिक समाज में वस्तु का स्थान व्यक्ति ने ले लिया है और होटल, कॉल सेंटर, उड्डयन आदि क्षेत्रों में अलगाव सर्वाधिक होगा, क्योंकि व्यक्ति पशु की तरह व्यवहार करेगा। ऐसे सीमान अलगाव को 5 श्रेणियों में विभाजित करते हैं। शक्तिहीन, जब शक्ति किसी को प्रभावित नहीं कर पाती। उसके बाद प्रतीयमानहीनता, जब समाज में अराजकता आ जाती है। अर्थहीनता, जब व्यक्ति का महत्व किसी के लिए नहीं रह जाता। सामाजिक पृथक्करण की बात करेंगे। सामाजिक बहिष्कार या जेल आदि में रखे जाने के कारण। आत्म उदासीन की बात करेंगे। व्यक्तिगत कारणों से, जैसे देवदास ब्राउनर ने इंग्लैंड के औद्योगिक प्रतिष्ठानों के मशीनीकरण तथा अलगाव में कर्ज का संबंध स्थापित किया गया। अत्यधिक मशीनरी अत्यधिक अलगाव, कम मशीनरी कम अलगाव। मशीनरी बढ़ती है तो अलगाव भी बढ़ता है, मशीनरी घटती है तो अलगाव भी घटता है। ब्राउनर का कहना है कि हथकरघा, कुटीर उद्योग आदि में अलगाव कम पाया जाता है। हर्बर्ट मार्क्यूज के अनुसार पूंजीवादी समाज में अलगाव मात्र श्रमिकों में ही नहीं आएगा, बल्कि पूंजीपतियों में भी आएगा, क्योंकि उनकी भी सृजनशीलता को अभिव्यक्त नहीं मिलेगी।
मैक्यूज के शब्दों में औद्योगिकी समाज में व्यक्तिगत विकास की संभावनाओं को क्रूरता से कुचल दिया जाता है। क्रूरता एरिक फ्रॉम के अनुसार समाजीकरण का प्रत्यक्ष संबंध अलगाव से होता है। इन्होंने मार्क्स का समर्थन किया है। मार्क्स पूंजीवादी समाज को 3 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से भाग हैं? जो किराया लेता है भूस्वामी, ओनर ऑफ द लैंड। जो लाभ लेता है पूंजीपति, ओनर ऑफ द प्रॉफिट। जो वेतन लेता है श्रमिक, ओनर ऑफ द लेबर। मार्क्स के अनुसार नई औद्योगिक व्यवस्था में जो भूकंपीय ओनर ऑफ द लैंड है उसका महत्व नगण्य है तथा ओनर ऑफ द प्रॉफिट नीनो ओनर को नियंत्रित करता है। इसलिए यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण वर्ग है। इस वर्ग प्रकार पूंजीपति समाज में ही 2 वर्ग कार्यशील है, एक पूंजीपति और सरबराह। अपनी पुस्तक की बात करेंगे तो रेवोल्यूशनरी एंड काउंटर रेवोल्यूशन इन जर्मनी 7 भागों में विभक्त है। समस्त भूस्वामी, बुजुर्गा, पूंजीपति, पति, बुजुर्गा, संपन्न और मध्यम कृषक, दरिक, कृपक और सर्वहारा, लंपट सरबराह। यही दूसरी पुस्तक द क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस में है। वर्ग की चर्चा की है बुर्जुआ, कृषक, सरबराह, लंपट सरबराह में। एडम स्वाफ अलगाव को एक सामाजिक प्रभुत्व मानते हैं। समाज के अनुसार अलगाव के 2 प्रकार है, वस्तुगत और सामान्य अलगाव और व्यक्तिगत या आम से अलगाव। रिचर्ड स्थान की बात करेंगे 3 प्रकार के अलगाव की बात की है। आदमी का प्रकृति से अलगाव, आदमी को अपने इष्ट देवता मित्रों में अलगाव, आदमी का अपने कागज या स्वयं मालिकों में आएगा तो इसका 4th आदमी का अर्थ स्वयं हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग आपके 4th सही हो जाएंगे। 4th इन्होंने 4 तरह से डिवाइड किया है। उसके बाद है मार्क्स के सिद्धांतों में प्रयुक्त शब्दावली बुजुर्गीकरण गोल्डथोर्प की अवधारणा है। जब श्रमिकों की स्थिति बेहतर होने लगती है तो उसे बुजुर्गीकरण कहते हैं, अर्थात सरबराह को बुजुर्गा बनाने की प्रक्रिया है। जब मध्यम वर्ग के लक्षण निम्न वर्ग में आने लगते हैं तब इस बुजुर्गीकरण कहते हैं। सरबराहकरण कार्ल मार्क्स की अवधारणा जिसके अनुसार अधिक गरीब बनने की प्रक्रिया काफी पूंजीपतियों की अर्थात पूंजीपतियों की तुलना में लगातार करीब होते जाने की प्रक्रिया। जब समय मध्यम में से निम्न वर्ग के लक्षण आने लगते हैं तो तब तक 6 प्रक्रिया सरबराहकरण कहलाती है। मार्क्स इसे दर्दीकरण भी कहते हैं। पतित बुजुर्गा मार्क्स की अवधारणा वह छोटे पूंजीपतियों जो ना तो किसी का श्रमिक लेते हैं और ना ही अपने यहाँ श्रम नियोजित करते हैं। यह स्वतंत्र उद्यमी होता है। वैसे तो उद्यमी होते हैं, जैसे दुकानदार उसे ठेले चलाना। ठीक है। नागरिक समाज, सिविल सोसाइटी। कार्ल मार्क्स की अवधारणा ऐसा भ्रष्ट पूंजीपति समाज जो चरम व्यक्तियों के साथ भौतिकवाद पर आधारित होता है, जिसके परिणाम स्वरूप संघर्ष में दुर्गति उत्पन्न हुई, जिसे नियंत्रित करने के लिए राज्य की आवश्यकता है। ऐसा कहा जाता है कि कार्ल मार्क्स को अपने विचारों के कारण कभी स्थापित नहीं प्राप्त हो सका।
स्थायित्व, उसे कभी कहीं जर्मनी, फ्रांस तथा अंतिम समय इंग्लैंड में रहना पड़ा। इंग्लैंड में ही मार्क्स ने 14 मार्च 1883 को निधन हो गया। मार्क्स द्वारा प्रस्तुत सिद्धांत वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत, अलगाव का सिद्धांत, सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत, वस्तु की अवधारणा। उसके बाद है मैक्स वेबर। मैक्स वेबर की बात करेंगे। कार्ल मार्क्स के पश्चात मैक्स वेबर ने जर्मनी का नाम समाजशास्त्री प्रक्रिया में अमर किया। समाजशास्त्र की कल्पना में निकटतम वास्तविक तरलता पर उतरने का जो प्रयास कॉम्ट स्पेंसर मार्क्स दुर्खिम ने किया है, उसी कड़ी में अगला नाम मैक्स वेबर का है। मैक्स वेबर का परिवार आर्थिक दृष्टि से संपन्न था, तो था ही साथ में धार्मिक दृष्टि से परंपरा या विकास प्रभाव मैक्स वेबर के विचारों पर पड़ा। मैक्स वेबर को मार्क्स का भूत कहा जाता है। मैक्स वेबर का जन्म जर्मनी के थुरिंगा खबर शहर में 21 अप्रैल 1864 को एक प्रोटेस्टेंट परिवार में हुई है। वह अपने माता पिता के साथ पुत्रों में सबसे ज्यादा था। वेबर के पिता एक्सपर्ट में मजिस्ट्रेट थे और उनकी रुचि सामाजिक थी, राजनीतिक थी। उनका यहाँ बड़े बड़े नेताओं का आना जाना लगा रहता था, जिसका प्रभाव वेबर पर भी पड़ा। वेबर की माता बड़े धार्मिक विचारों वाली महिला थी। उन्होंने कैबिनेवादी कर्तव्य भावना इस पर बहुत अधिक विश्वास था। उनकी बहुत सी बातें अपने प्रति से भिन्न थी। उनका व्यक्तिगत आधार प्रोटेस्टेंट होने के बजाय आमोद प्रमोद प्रोटेस्टेंट होने के बजाय आमोद प्रमोद तथा सुख संबंधी था। वेबर बचपन में बहुत कमजोर था। उसे 4 वर्ष की आयु में मेनिंजाइट हो गया था। खेल से संबंधित पुस्तकें प्रिय थी। वेबर बचपन से ही संकोची और अंतर्मुखी थे। 1893 में मैक्स वेबर का हैरी एन स्टिनगर से विवाह हो गया और 1899 में अपनी पीएचडी किया, जिसका विषय था हिस्ट्री ऑफ कॉमर्शियल सोसाइटी इन द मिडल एज। 1898 में वेबर के जीवन में अत्यधिक अचानक मोड़ आया, जबकि अपने जीवन की निरंकुशता प्रताड़ने के विरुद्ध मां का बचाव करते समय एक तनावपूर्ण बहस से थोड़ी देर बाद वेबर के पिता का देहांत हो गया, जिससे वेबर अपराध बोध से पारित हो गए और मानसिक रोग से ग्रस्त हो गए। इस दौरान वेबर कोई काम नहीं कर सके और वे लकवाग्रस्त हो गए। विश्वविद्यालय में ने उसे सवेतन अवकाश की मंजूरी दी। बिना पर्याप्त काम किसी विश्वविद्यालय में धन प्राप्त होने के कारण वह मानसिक बोझ से भी दुखी थी। मानसिक अवस्था के कारण डॉक्टरों ने उसे यात्रा तथा आयाम करने का सुझाव दिया। तत्पश्चात वेबर ने इटली तथा स्विट्जरलैंड की यात्राएं की, जिससे स्वास्थ्य में कुछ सुधार हुआ। इन यात्राओं के दौरान वेबर ने काफी अध्ययन किया है। इनकी कृतियां हैं द प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म 1905 में,
द रिलीजन ऑफ चाइना 1916, द रिलीजन ऑफ इंडिया 1916 से 17 में, एनिसेंट जुडिज्म 1917 से 19 में, इकोनॉमी एंड सोसाइटी 1921 में, सोशोलॉजी ऑफ रिलेशन की बात करेंगे 1922 ईस्वी में, द सिटी 1922 ईस्वी में। ये इनकी कुछ रचनाएं हैं, ये आपने ध्यान में रखनी है। जनरल इकोनॉमिक हिस्ट्री 1923 में, द हिस्ट्री ऑफ सोशल इकोनॉमी ऑर्गेनाइज 1925 ईस्वी में, द मेटालॉजिक ऑफ स्पेशल साइंस 1949 ईस्वी में, द रीजनल फाउंडेशन म्यूजिक 1958 ईस्वी में। मैक्स वेबर को व्याख्यात्मक समाजशास्त्र का पिता कहा जाता है। इसके अनुसार प्राकृतिक विज्ञान के समान समाजशास्त्र में भी कार्य-कारण संबंध की दृष्टि से अध्ययन किया गया। मैक्स वेबर सामाजिक प्रक्रिया को समाजशास्त्र की विषय वस्तु मानते हैं। मैक्स वेबर सामाजिक क्रिया को समाजशास्त्र की विषय वस्तु मानते हैं। मैक्स वेबर अपने पूर्ववर्ती विचारकों के विपरीत व्यक्ति को समाजशास्त्र के अध्ययन के अंदर में स्थापित करते हैं तथा व्यक्ति के सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन ही समाजशास्त्र की विषय वस्तु है। व्यक्ति की सभी सामाजिक क्रियाओं का कोई ना कोई कारण होता है। शोधकर्ताओं का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति के सामाजिक क्रियाओं के कारणों को समझना है और उसकी व्याख्या करना है। वेबर का व्याख्यात्मक समाजशास्त्र है। मैक्स वेबर सामाजिक क्रियाओं के अध्ययन के लिए दो बत्तियां बताते हैं। एक है वर्स्टेहेन पद्धति, एक है आदर्श प्रारूप पद्धति। वर्स्टेहेन का शाब्दिक अर्थ होता है व्याख्यात्मक बोध, अर्थात वह अध्ययन या समझ जिसकी व्याख्या की जा सके। वेबर ने अपनी पुस्तक द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमी ऑर्गेनाइज में वर्स्टेहेन पद्धति को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि जिस प्रकार प्राकृतिक विज्ञान भौतिकी वस्तुओं के आधार के कारणों की व्याख्या करता है, वैसे ही समाजशास्त्री शोधकर्ता व्यक्ति के सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करने के लिए इस पद्धति का प्रयोग करता है। वेबर के अनुसार व्यक्ति की सामाजिक क्रिया के पीछे कोई ना कोई तो स्पष्ट कारण होता है। जैसे किसी विद्यार्थी की कड़ी मेहनत का स्पष्ट कारण परीक्षा में अच्छे अंक लाना। इसे समझने के लिए शोधकर्ता को कर्ता के स्थान पर स्वयं को रखना होगा तथा यह समझने की कोशिश होगी कि अगर वह स्वयं यहाँ होता तो क्या करता। लेकिन स्वयं को कर्ता के स्थान पर रखते समय शोधकर्ता का वस्तुनिष्ठ या तटस्थ होना अनिवार्य है। इसके लिए तीन बातों का स्पष्ट होना आवश्यक है जिसे सामाजिक क्रिया का अध्ययन करना है, उसकी व्याख्या तथा व्याख्या का उद्देश्य। मैक्स वेबर समाजशास्त्र की विषय वस्तु सामाजिक क्रिया को मानते हैं। द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमी ऑर्गेनाइज में सामाजिक क्रिया का उल्लेख करते हैं। किसी भी क्रिया को तभी सामाजिक क्रिया कहना चाहिए जब तक कि उस क्रिया को करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों के द्वारा लगाए गए व्यक्तिनिष्ठ अर्थ के अनुसार उस क्रिया में दूसरे व्यक्ति के मनोभावों तथा क्रियाओं का समावेश हो और नहीं उन्हीं के अनुसार उसकी गतिविधि निर्धारित हो। समाजशास्त्रीय क्रिया मान की बारे की चार शर्तें हैं। प्रथम है सामाजिक क्रिया किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के भूत, वर्तमान या भविष्य व्यवहार के द्वारा प्रभावित होने चाहिए। उदाहरणार्थ भविष्य में सुरक्षा की दृष्टि से हत्या करना। द्वितीय, प्रत्येक कार्य की क्रिया अर्थात ब्रह्म क्रिया सामाजिक क्रिया नहीं होती की जा सकती यदि यह पूर्णतः जड़ या बेजुबान वस्तुओं द्वारा प्रभावित होती है। तृतीय, प्रत्येक प्रकार का संपर्क भी सामाजिक नहीं होता जब तक कि वह दूसरे के व्यवहार से अर्थपूर्ण ढंग से प्रभावित और संबंधित हो। चतुर्थ में
सामाजिक क्रिया ना तो उनके व्यक्तियों द्वारा की जानी चाहिए, ना ही उस क्रिया कहते हैं। ना ही उस क्रिया को कहते हैं। दूसरे व्यक्तियों द्वारा प्रभावित थे। मैक्स वेबर 4 प्रकार की सामाजिक प्रक्रिया का उल्लेख करते हैं: तार्किक क्रिया, मूल्यांकनात्मक क्रिया, भावात्मक और परंपरात्मक। तार्किक क्रिया, इसे लक्ष्यमूलक क्रिया भी कहते हैं। यह एक प्रकार की औपचारिक क्रिया है। यह साधन साध्य संबंधों पर आधारित है, जैसे सिविल सेवा की तैयारी करना, नौकरशाही इसी प्रकार से प्रभावित है। मूल्यांकनात्मक क्रिया, नैतिकता, कला, धर्म आदि से प्रभावित होकर की जाने वाली क्रिया। उसमें व्यक्ति की कीमत पर समाज के लाभ या हित सुनिश्चित हो सकते हैं। इन सामाजिक क्रिया के पीछे व्यक्ति के स्वयं के लक्ष्य न होकर सामाजिक लक्ष्य होते हैं, जैसे देश के लिए जान देना, किसी डूबते जहाज के साथ कैप्टन का डूब जाना। भावनात्मक प्रभावात्मक क्रिया की बात करेंगे। उद्वेगात्मक मनोभाव, संवेग, क्रोध, प्रेम, शत्रुता, घृणा आदि की भी में की गई प्रभावात्मक क्रिया है। इसमें व्यक्ति से नियंत्रित होता है। इन क्रियाओं में विविधताएं अधिक होती है, जैसे टीम के जीतने पर नाचना या किसी मित्र को देखकर आंखों में आंसू आ जाना। परंपरागत क्रिया, ऐसी क्रिया के पीछे पूर्वजों का उदाहरण होता है। यह आदर्श के एक अंग होते हैं। प्रथा, परंपरा आदि से प्रभावित होकर की जाने वाली क्रिया है। इन्हें व्यक्ति समाजीकरण की प्रक्रिया से प्राप्त करता है तथा समाज इस व्यवहार को शासितों द्वारा व्यक्ति पर आरोपित करता है, जिसे करने के लिए व्यक्ति बाध्य होता है, जैसे बड़ों का पैर छूना। मैक्स वेबर प्रभुत्व एवं शक्ति के संबंध में लिखते हैं कि अपने शरीर का प्रयोग समाज की संरचना को स्पष्ट करने के लिए किया है। आपके अनुसार शक्ति सामाजिक संबंधों का एक पहलू है। इसका संबंध एक व्यक्ति दूसरे के आचरण पर अपनी इच्छा थोपने की संभावना से है। शक्ति का अस्तित्व सामाजिक अंतःक्रिया में है अतः असमानता की परिस्थितियां पैदा करती है। उन्होंने क्योंकि जिसके हाथ में शक्ति है वह उसे पूरा दूसरों पर नहीं थोपता है, ताकि शक्ति का प्रभाव अलग अलग स्थिति में अलग अलग होता है। वेबर की मान्यता है कि जीवन के सभी क्षेत्रों में या युद्ध क्षेत्र है, राजनीतिक बाजार, भाषण मंच, किसी सामाजिक समारोह, खेलकूद, वैज्ञानिक गोष्ठियों तथा परोपकार की गतिविधियों में शक्ति का प्रभाव संभव है। प्रभुत्व का मतलब होता है कि स्वामी, जैसे आदेश देने की शक्ति प्राप्त करना। अधीनस्थ जो उस व्यक्ति को पाने के लिए बाध्य है, अर्थात प्रभुत्व में आदेश देने वाला, कमांड और आदेश को मानने वाला। दो पक्ष होते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि वह शक्ति जिसे सामाजिक वैधता पर प्राप्त हो जाती है प्रभुत्व कहते हैं, जैसे सत्ता, अथॉरिटी भी कहते हैं। सत्ता, प्रभुत्व इज इक्वल टू सत्ता प्लस वैधिकता। नेक्स्ट, अथॉरिटी, पावर एंड लिटरेसी, लेडिमेसी है ना, डोमिनेंस। मैकाइबर प्रभुत्व तथा प्रोनाउंसिएशन अपने अकॉर्डिंग कर लेनी। मैक्स वेबर प्रभुत्व तथा शक्ति के स्रोत 3 बताते हैं, जिसे प्रकार भी माना जाता है। कश्मीराई तथा चमत्कारी शक्ति, करिश्माई तथा चमत्कारी शक्ति, यह व्यक्तिक और अस्थायी शक्ति है। करिश्माई नेतृत्व एक व्यक्ति का नेतृत्व है जिसका आधार उसके असाधारण गुण होते हैं। वे गुण ही उसकी शक्ति है। जब ऐसे नेतृत्व में असाधारण
गुण लुप्त हो जाते हैं या उसका क्षय हो जाता है तो यह नेतृत्व आने वाले समय में ग्रथ में खो जाता है। उसकी प्रकृति अस्थायी है। जब करिश्माई सत्ता नेतृत्व का अंत हो जाता है और उसके अनुयायियों में कोई करिश्माई नेतृत्व उत्पन्न हो पाता है तो उस सत्ता को बनाए रखने के लिए किसी न किसी संगठन का निर्माण किया जाता है, जिसे मैक्स वेबर करिश्मा अथवा चमत्कार का सामान्यीकरण कहते हैं। किसी भी संगठन का संचालन में वित्त की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जिसकी पूर्ति दान, भेंट तथा और सहायता से होती है। करिश्माई नेतृत्व की उत्पत्ति संकटपूर्ण स्थितियों से होती है। कठिनाइयों ही करिश्माई नेतृत्व का दो पैदा करती है। इसमें पैगंबरों, तीर्थकरों, महंतों, जादूगरों, राजनीतिक और चिकित्सकों को रखा जाता है। सामाजिक लक्ष्यों एवं साधनों के बीच सामाजिक संबंधों के द्वारा किया जाता है। इस सत्ता में कोई व्यक्ति या परंपरा महत्वपूर्ण नहीं होती, बल्कि नियम महत्वपूर्ण होते हैं। मूलतः यह नियमों का शासन होता है, जिसे नियमों द्वारा चुना व्यक्ति ही संचालित करता है। इस सत्ता में चयन एवं निष्कासन भी नियमों के आधार पर ही होता है। नौकरशाही इसी प्रकार की सत्ता है। वर्तमान जटिल समाज में इसी प्रकार की सत्ता का महत्व देखने को दिन बढ़ता जा रहा है। शक्ति के संबंध में मैक्स वेबर का कहना है कि सामाजिक संबंधों में जब कोई व्यक्ति ऐसी स्थिति में हो कि दूसरे के प्रतिरोध करने पर भी अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर पाए तो वह शक्ति है। वेबर नौकरशाही में अलगाव की बात करते हैं। नियमों पर अत्यधिक बल दिए जाने से व्यक्ति की सृजनशीलता समाप्त हो जाती है। फलस्वरूप नौकरशाही में व्यक्तिगत विशिष्टता के लिए कोई स्थान नहीं होगा। रॉबर्ट मटर्न वेबरेन मानना है कि अपने विधि नियमों अत्यधिक निर्भरता के कारण ही नौकरशाही शारीरिक सक्षम व्यवस्था है, परंतु मटन ने इसी के कारण इसे क्षमतापूर्वक निष्पादन में व्यवधान माना है। मटन ने नौकरशाही को क्रमकांडीय साधन प्लस साध्य कहा, जो नियमों के अनुपालन को लक्ष्य मानते हैं, जिससे सामूहिक लक्ष्य पीछे छूट जाता है। मैक्स वेबर एक तार्किक प्रक्रिया के रूप में नौकरशाही, A.W. गोल्डनर नौकरशाही बनाने की डिग्री, पीटर ब्लाउ नौकरशाही की अनौपचारिक और औपचारिक संरचना। नौकरशाही एक आधुनिक अवधारणा है जो कि औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप यूरोपीय समाज में अस्तित्व में आई। इसका सर्वप्रथम उल्लेख डी गोर्ने ने किया। समाजशास्त्र में इसका उल्लेख मैक्स वेबर द्वारा किया गया। नौकरशाही की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसकी बुनियादी युक्ति संगत सिद्धांतों पर आधारित है। आधिकारिक तंत्र का संगठन और उसके कामकाज करने की पद्धति अव्यक्तिक नियमों पर चलती है। ब्यूरोक्रेसी कार्यालय तक का शासन, अर्थात कार्यालय का तंत्र या शासन किसी भी प्रतिष्ठान को जब कोई कार्यालय चलाता है या उसके अधिकारी चलाते हैं तो उसी व्यवस्था को नौकरशाही कहते हैं। विशेषता स्पष्ट श्रम विभाजन, निश्चित कार्यविधियां, निश्चित कार्यक्षेत्र, कार्यों को पूरा करने के लिए विधि पूर्वक व्यवस्था, पद आसन पद्धति, पद के लिए अर्हताएं तथा योग्यताएं, पृथक वर्ग, अहमवाद, लाल पीताशाही, कठोर तथा व्यवस्थित अनुशासन तथा नियंत्रण, वेतन एवं पेंशन अधिकार, अव्यक्तिक संबंध, अधिकारी रिकॉर्ड, विशेषज्ञ। मैक्स वेबर के एक त्रिस्तरीय सिद्धांत विपरीत सामाजिक त्रिस्तरीकरण के त्रिस्तरीय सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं, जैसे संस्तरीकरण या बहुस्तरीयकरण।
सिद्धांत कहते हैं कि मैक्स वेबर के स्तरीकरण सिद्धांत को स्तरीकरण का शक्ति सिद्धांत कहते हैं। सामाजिक स्वीकृति और कुछ न होकर समाज में जो संगठित शक्ति निहित है उसे अभिव्यक्ति कहते हैं। वेबर के अनुसार किसी भी समाज की प्राण वायु शक्ति है। वेबर शक्ति की तीनों अवस्थाएं मानते हैं। तीन अवस्थाएं: आर्थिक शक्ति, सामाजिक शक्ति, राजनीतिक शक्ति। आर्थिक में वर्ग का निर्माण, राजनीतिक में परिस्थिति समूह का निर्माण, सामाजिक शक्ति में दल का निर्माण। वर्ग के निर्माण की आवश्यकताएं दर्शाएंगे। वर्ग के निर्माण की अवधारणाएं दशाएं। वेबर तीन दशाओं का उल्लेख करते हैं: जीवन अवसर, आर्थिक हित, बाजार की आवश्यकता। वेबर के शब्दों में एक वर्ग ऐसे व्यक्ति का समूह है जिनको एक समान जीवन अवसर प्राप्त होते हैं तथा एक वर्ग की स्थिति उसकी बाजार परिस्थिति होती है। वेबर समाज में चार प्रकार के वर्ग बताते हैं: संपत्ति युक्त वर्ग, संपत्तिहीन वर्ग और पतित बुजुर्गा वर्ग तथा नीली वस्त्र श्रमिक। पुश्तैनीवाद। मैक्स वेबर ने राजनीतिक सत्ता के रूप में अपनी पुस्तक इकोनॉमी एंड सोसाइटी 1922 में पुश्तैनीवाद की विवेचना की है। इस व्यवस्था में सत्ता व्यक्तिगत और नौकरशाही की शक्ति पर निर्भर करती है, जिसका प्रयोग बपौती के रूप में राजघराने के द्वारा किया जाता है। इसमें सत्ता औपचारिक रूप से स्वैच्छिक होने के साथ साथ शासक के प्रत्यक्ष नियंत्रण के अंतर्गत होती है। वेबर ने इस प्रकार की सत्ता व्यवस्था के उदाहरण पारंपरिक अफ्रीका तथा प्राच्य समाजों से दिए हैं, जहां पुश्तैनी नौकरशाही पाई जाती है। वेबर ने स्वीकार किया है कि वर्गों के बीच संबंध संघर्ष का है, परंतु इसकी अभिव्यक्ति क्रांति में नहीं होगी। इसे श्रमिक संगठनों एवं सामूहिक सौदेबाजी के द्वारा निपटा लिया जाएगा। ऑन्द्रे बेते, जिन्हें भारत का वेबर कहा जाता है, ने वेबर के त्रिस्तरीय मॉडल का प्रयोग भारतीय समाज का अध्ययन के लिए किया। भारत में स्तरीकरण के तीन आधार हैं: जाति, वर्ग और शक्ति का उल्लेख। ऑन्द्रे बेते ने सिरपुरम के अध्ययन में यह पाया कि जहाँ जो तीन वर्ग है वह तीन जातियों में है। जमींदार, किसान, कृषि, श्रमिक। जमींदार में ब्राह्मण, किसान में गैर ब्राह्मण, कृषि में आदि द्रविड़। डेनियल थॉर्नर और तमिलनाडु के गांव कुंबापेटुई का अध्ययन किया तथा भारतीय ग्रामीण व्यवस्था को वर्ग व्यवस्था के अंतर्गत अध्ययन किया तथा भूमि पर नियंत्रण को वर्ग विभाजन का आधार बताया था। तीन वर्गों का उल्लेख किया: मालिक, किसान, मजदूर। मालिक जो कृषि कार्य नहीं करता, किराया लेता है। किसान जो अपनी भूमि पर स्वयं कृषि करते हैं। मजदूर बटियाईदार दूसरे की भूमि पर श्रम करते हैं। मैक्स वेबर के अनुसार जाति एक एडवांस्ड स्टेटस ग्रुप है क्योंकि सभी जातियों की जीवन शैली विशिष्ट होती है। वेबर के अनुसार विशिष्ट जीवन शैली प्रत्येक समाज में देखी जा सकती है और स्वयं वेबर ने जाति मॉडल यूरोपीय समाज के अध्ययन में प्रयुक्त किया है। मैक्स वेबर ने विश्व के 6 प्रमुख धर्मों में हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म, कन्फ्यूशियस, यहूदी तथा ईसाई का अध्ययन किया है। यह निष्कर्ष निकाला गया है कि धर्म और पूंजीवाद में घनिष्ठ संबंध है। मार्क्स के विपरीत वेबर का मानना है कि धर्म के द्वारा यह निर्धारित होता है कि वहाँ की आर्थिक व्यवस्था कैसी होगी, अतः पूंजीवाद के नियमों और प्रोटेस्टेंट धर्म के आधार पर समानता के द्वारा इसे स्पष्ट करने का प्रयास आ गया। उनके उल्लेखनीय कार्यों को देखते हुए किंग्सले डेविस ने इन्हें आधुनिक समाजशास्त्र का जनक कहा और डोनाल्ड मैकेरे द्वारा वेबर का एक मोनोग्राफ तैयार किया गया जिसमें उनके देहांत की तिथि 14 जून 1920 बताई गई है। आगे है फर्द न्यू टॉनिस, ये नहीं लगा है, ठीक है। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे?
टॉलकॉट पार्सन्स, ठीक है, पार्सन्स, टॉलकॉट पार्सन्स। इसे हम नेक्स्ट सेशन में कवर कर लेंगे, है ना। तीन कभी और बच गया आपके, इनको नेक्स्ट सेशन में कवर कर लेंगे और जल्दी इसका इसका लेक्चर आपको मिल जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय जय भारत।